अगर एक ही बार झूठ ना बोलने और चोरी ना करने की तलकीन करने पर सारी दुनिया झूठ और चोरी से परहेज करती तो शायद एक ही पैगंबर काफ़ी होता। यह है सादत हसन मंटो। वो सादत हसन मंटो जो 11 मई 1912 को पैदा हुआ। ये वही सादत हसन मंटो है कि जिनका तारुफ मुझे और आपको एक ख्वास बाख्ता, एक फोहश को, एक नशे में धुत, एक बदकार किस्म के किरदार के तौर पे किया जाता है। आप एक लम्हा लीजिए, गौर कीजिए कि जब आपको पहली बार सादत हसन मंटो का तारुफ करवाया गया तो क्या वो एक अफसाना नगार, एक नावल नगार, एक कहानी गो, एक दास्तान गो के तौर पे करवाया गया, या एक ऐसे शख्स के तौर पे करवाया गया कि जिसको महज फहश कोई का शौक था, जिसको ऐसी चीज़ें और ऐसी तहरीर लिखने का शौक था कि जिसको आप आम जुबान में, आम लोगों के सामने, आम फहम बड़ों के सामने नहीं कह सकते। यकीनन ऐसा ही है। मेरे नज़दीक मंटो पे उतना जुल्म उसके जीते जी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है। यानी आज के दौर में भी हम मंटो को सही तरीके से मुतारफ ही नहीं करवा पाए। हम आज भी ये बताने से कासिर हैं कि मंटो एक नॉन कन्फर्मिस्ट था। वो स्टेटस को के खिलाफ था। जो जैसा है वैसा क्यों है, वो ये सवाल पूछने वाला था। तो हम आज भी मंटो को सही तरीके से मुतारिफ नहीं करवा पाते। मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो मंटो को महज एक फहश को, एक बद किरदार, एक तखरीबकार जहन और मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाली शख्सियत समझते थे कि आज जब मंटो नहीं रहा तो कहाँ है आपका वो हसीन तरीन, वो बेहतरीन, वो ज़हीन तरीन मुआशरा? देखने में तो कहीं नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि मंटो की लिखाई में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर थी। मंटो कहीं ना कहीं वो कड़वा सच ज़रूर लिख रहा था कि जो हमारे मुआशरे का सच है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मसाइल तब ठीक होते हैं जब हम मसाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। जो चीज़ें हमें बुरी लग रही हैं, हमारी नॉर्मल अप्रोच के मुखालिफ जा रही हैं, उन्हें अंडर द कारपेट करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल तब ही हल होंगे कि जब हम उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे और एड्रेस करेंगे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि अदब दो तरह का होता है। एक वो जो महज जमालियाती हिस्स के तस्कीन के लिए लिखा जाता है, यानी प्योरली फॉर द एस्थेटिक प्लेयर्स, और एक वो कि जो बमकसद लिखा जाता है। और अगर आप गौर करें तो मंटो दूसरे ग्रुप में खड़ा है कि जिनकी तहरीर, जिनका लिटरेचर किसी मकसद के लिए, किसी अप्रोच के साथ होता है। मंटो वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज था, यानी वो एक ऐसे तबके की आवाज़ था कि जिसको मुआशरे में कमतर समझा जाता है, जिसकी मुआशरे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, जिसके मसाइल, जिसके एहसास, जज्बात की मुआशरे में कोई कदर नहीं। पेशिया, तवाइफ, बद किरदार औरत, एक फोहश औरत का किरदार, ये महज मंटो के किरदार नहीं थे, ये मंटो के इस्तारे थे, ये मंटो का सिंबलिज्म था जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ किरदार समझा और किरदार समझ के उसके लुत्फ लिया, उसके लत्ते लिए। यानी हमने इस पहलू पे गौर नहीं किया कि मंटो के इस्तारे हम नहीं समझ पाए, मंटो के इस्तारे, मंटो के सिंबलिज्म हम नहीं समझ पाए, और मंटो के किरदारों के मज़े हमने ज़रूर लिए। इसका मतलब ये है, दोबारा बात वही है कि कहीं ना कहीं मंटो सच जरूर लिख रहा। तो मंटो की सालगिरह पे आपसे बात करने का मकसद यही था कि मंटो को भी समझिए, देखिए। जिस ब्रेन ड्रेन का, या जिस कहा तो रजाली का रोना हम रोते हैं कि हमारे पास ब्रेन नहीं है, हमारी इंटेलेक्ट ख़त्म होती जा रही है, उसके पीछे भी शायद वजह यही है कि हमारे यहाँ जिसने भी स्टेटस को या हमारे यहाँ जिसने भी रूटीन से हट के बात की, हमने उसे अंडर द कारपेट कर दिया, उसे छुपाया है। इसी वजह से कोई नया ब्रेन पैदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा कि हमें मंटो को समझने की ज़रूरत है। आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आइंदा जब कभी आप मंटो को पढ़ें तो सिर्फ उसके किरदारों को नहीं बल्कि उसके इस्तारों को, उसके सिंबलिज्म को भी समझने की कोशिश कीजिए। इस मंटो नामे का इख्तिताम मैं फैज़ के इस मिसरे के साथ करूँगा कि जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, वो गुनहगार चले गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मज़ीद कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं।